हेलो स्टूडेंट, तो अब फिर से हम शुरू करें विवास पैनोरमा का हिस्ट्री। ठीक है ना, बिहार का हिस्ट्री। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू कर चुके थे। ठीक है, ये यहाँ मॉडर्न इंडिया जिसको आप बोल सकते हैं, तो मॉडर्न बिहार कहिए, मॉडर्न बिहार। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने वीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। ये बताए थे उस दिन। आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद से फिर यहाँ से शुरू होता है। तो फिर से इसको क्लाइव, ये याद रखिए, लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया। लेकिन बिहार में वास्तविक सत्ता बिहार के नायाब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है सो देखिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो अंग्रेज लोग की सेना को कौन लीड कर रहा था, तो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। ठीक है, इस तरह से 1760 में अली जौहर ने पटना पर घेरा डाला था और जिसे कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मार भगाया। ठीक है ना, तो ये अली गौहर पटना में घेरा डाला था जिसे कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मार भगाया। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर का पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया गया था। अली गौहर का पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया गया और ये याद रखिएगा। फिर अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया था। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद से करके मुंगेर में कर लिया। अब 1764 में चलते हैं, बक्सर का युद्ध। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो वही मीर कासिम जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को ले आया था, अवध के नवाब सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज की सेना ने पराजित कर दिया। मतलब कि इंडिया के तरफ से जो तीनों लड़ रहा था, जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उसमें कौन था, तो बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउदौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना। ठीक है, ये संयुक्त सेना तीनों की। और सर हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेज की सेना को लीड कर रहा था और अंग्रेज की सेना ने इन तीनों की सेना को हरा दिया। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि सर हेक्टर मुनरो है जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज लोग का। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों की दीवानी यानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। और यहीं से अंग्रेज को समझ में आ चुका था कि इंडिया में उनका फ्यूचर भारी सेफ है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि 3 राजा का सेना भी मिल के नहीं हरा पाया अंग्रेज को, तो उनको समझ में आ गया कि इन लोग खाली कहने का सेना रखे हुए हैं, कोई लायक नहीं है। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र का मुख्य अधिकारी मिड लटन ने राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है ना, कौन मुख्य अधिकारी कौन था, मिड लटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया था 1766 में। सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार की दृष्टि से। ठीक है ना, अब 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा जिले में अकाल के प्रकोप से सबसे अधिक रहा, यानी 3 जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, पटना, भागलपुर और दरभंगा जिला। ठीक है ना, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए पटना में एक लगान परिषद का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे, ये पूछ देगा क्वेश्चन, लगान परिषद जेम्स अलेक्जेंडर थे और इनके सदस्य रॉबर्ट पाल्क एंड जॉर्ज वेन सी टाट। जॉर्ज, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से याद किया है। देखिए ऐसा सोचिए, जब अकाल पड़ा तब लगा कि लगान परिषद बनाया जाए, क्योंकि अकाल के बाद तो लगान दे नहीं पा रहा होगा लोग, तब बनाया कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो जेम्स अलेक्जेंडर बना। तो और इसके कोई सदस्य रहेंगे, तो रॉबर्ट पॉल्क रहे, जॉर्ज वेन सी टाट रहा। ठीक है ना, लगान वसूली का कार्य अब लगान परिषद द्वारा देखा जाने लगा, जबकि सितार आपके अधीन निजामत यानी सामान्य प्रशासन के कार्य रहे। ठीक है ना, यानी पैसा वाला काम अंग्रेज लोग अपने हाथ में
ले लिया। 1764 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक और बिहार परिषद दोनों को समाप्त करके बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1774 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ उसके बाद निरीक्षक और बिहार परिषद दोनों को समाप्त करके बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। ये पूछेगा कि पहली बार प्रांतीय सभा का गठन कब हुआ था, तो 1764 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद हुआ था। 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पहले क्या था कि वो सिर्फ लगान वाला लेता था, पैसा वाला, अब वो फौजदारी को भी 1790 में अपने हाथ में ले लिया, ठीक है ना। और पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड नियुक्त किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1790 में कैसे, मतलब इसको ना डेट वाइज कैसे आप स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं। तो कौन प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट बना था पूछ देगा, तो चार्ल्स फ्रांस ग्रांड, ठीक है। अब आता है, अब ये सब अपना अपना अंग्रेज लोग अपना अधिकार जमा लिया, अब हुआ फिर आंदोलन शुरू हुआ। तो पटना में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद बरेवली थे, जो 1821 में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैयद अहमद बरेलवी थे जो 1821 में पटना आए थे। पटना के सादिकपुर और ननमोहिया मोहल्ले के फतेह अली और इलाही बख्श के परिवार ने उनके विचारों को स्वीकार किया और पटना में ही प्रथम बार एक महासांगठनिक आधार तैयार करने का प्रयास किया गया और मोहम्मद हुसैन को खलीफा नियुक्त किया गया। किसको खलीफा नियुक्त किया गया? मोहम्मद हुसैन को। इस प्रकार बहावी आंदोलन के लिए सदैव पटना एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, ठीक है ना। बहावी आंदोलन कौन शुरू किया? तो सैयद अहमद बरेलवी। पटना में ये रुके थे लोग, किया, मोहम्मद हुसैन को खलीफा नियुक्त किया गया। तब बिहार में बहावी आंदोलन का दमन क्या हुआ? तो 1863 के अम्बेला अभियान के पश्चात हुआ था। 1865 में पटना में बहावियों पर राजद्रोह के मुकदमे चला गए और बिहार में अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम आदि को आजीवन कारावास का सजा देकर अंडमान निकोबार। पूछ देगा कि ये जो बहावी आंदोलन का जब ये हुआ था, मतलब राजद्रोह का मुकदमा चला और उसको जब दबाया गया तो किनको भेजा गया अंडमान निकोबार? काला पानी की सजा। तो अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम को भेजा गया, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन का बिहार में प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। बहावी, ये पूछेगा, देखिए अलग अलग चीज़ है। अंडमान निकोबार किसको भेजा गया? तो अंडमान किसको भेजा गया? तो अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम को। लेकिन बहावी आंदोलन का बिहार में प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलवी विलायत अली थे। कौन थे? मौलवी विलायत अली थे। और इस आंदोलन के अंतर्गत सैयद अहमद बरेवली द्वारा पटना में निम्नलिखित 4 खलीफा नियुक्त किया गया था। ये विलायत अली थे, इनायत अली थे, शाह मोहम्मद हुसैन थे और फरहात हुसैन थे। 4 आदमी थे, ठीक है ना। 4 खलीफा किया गया। अब आता है संथाल विद्रोह, तो पूछा ही हुआ है। संथाल विद्रोह के 2 प्रमुख नेता चांद और भैरव भागलपुर के समीप युद्ध में शहीद हुए थे। और सिद्धू और कान्हू भी थे, 4 भाई थे ये लोग, ठीक है ना। तो संथाल विद्रोह के 2 प्रमुख नेता चांद और भैरव भागलपुर के समीप वो थे। ऐसे जैसे संथाल विद्रोह आएगा हम लोग तुरंत मार देंगे सिद्धू कान्हू, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। संथाल विद्रोह के 2 प्रमुख नेता चांद और भैरव भागलपुर के समीप युद्ध में शहीद हुए थे। पूछेगा युद्ध बिहार में कौन शहीद हुआ था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ पटना सिटी के गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 में हुआ। यानी सबसे पहले कौन यहाँ शुरू किया था? तो पीर अली साहब किए थे 3 जुलाई 1857 को। इस विद्रोह में बिहार के अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल को अपने सैनिकों सहित मारा गया था। इस विद्रोह में जो कौन मारा गया था? तो अफीम व्यापार का जो एजेंट था लॉयल, वो अपने सैनिक सहित मारा गया था। कमिश्नर टेलर ने पटना सिटी के विद्रोह को बलपूर्वक, टेलर, ठीक है ना, कमिश्नर टेलर जो था पटना सिटी के विद्रोह को बलपूर्वक दमन किया और पीर अली के घर को पूर्णतः नष्ट कर दिया और 17 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी और खाजे कला थाना के दरोगा को स्थिति की पूर्व सूचना नहीं देने के आरोप में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है ना। तो ये हुआ था। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की असंतुष्ट सैनिक ने हत्या कर दी, ठीक है ना। और इस दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट, ये पूछ देता है कि कौन कौन रेजिमेंट था। तो 7वीं, 8वीं और 40वीं, कौन कौन दानापुर में रेजिमेंट 7वीं, 8वीं और 40वीं का सैनिक विद्रोह हुआ। और ये रेजिमेंट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह से मिल गई और इनके सहयोग से कुंवर सिंह ने आरा नगर की कचहरी और राजकोष पर अधिकार कर लिया।
तो ये सेना जो तीनों 7वीं 8वीं और 40वीं पूछ देगा कि कौन से रेजिमेंट था जो कुंवर सिंह से मिल गया, तो 7वीं 8वीं और 40वीं, ठीक है ना। ये रेजिमेंट कुंवर सिंह से मिला और आरा नगर की कचहरी राजकोष पे अधिकार के लिए। आरा को मुक्त कराने के उद्देश्य से दानापुर से आया कैप्टन डनवर जो है संघर्ष में मारा गया। 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह और मेजर आयर की सेनाओं के बीच में बीबीगंज के निकट भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों को आरा छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। तो कुंवर सिंह और किसके, मेजर आयर के बीच में हुआ और विद्रोहियों को आरा छोड़ना पड़ा। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। तत्पश्चात उन्हें आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। यानी कुंवर सिंह अच्छा मतलब कर रहे थे, जबकि वो बहुत बूढ़े थे। बलिया उत्तर प्रदेश के समय पर अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में, कैप्टन ली ग्रांट के, सब नाम एक जैसा लगेगा लेकिन कंफ्यूज नहीं हो गए, यहाँ कैप्टन ली ग्रांट है, ठीक है ना, के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से पराजित किया। लेकिन कुंवर सिंह इस युद्ध में घायल हो गए और 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। हरा तो दिए थे कैप्टन ली ग्रांट को, लेकिन इनका खुद का बहुत ज़्यादा घायल हो गए और उनके बूढ़े भी थे तो इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के बाद संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। शाहाबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण बना रहा। नवंबर 1898 तक इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार स्थापित नहीं हो सका। गया और सीमावर्ती क्षेत्र नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरथू आदि में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हैदर अली खान, मेहदी अली खान, अहमद खान, गुलाब अली खान, हुसैन बख्श खान, हक्कूसी, ननकुसी और फतेह सियादी ने किया था, ठीक है। छपरा में 1857 के विद्रोह में मोहम्मद हुसैन खान, ये पूछ देगा, ठीक है ना। 1897 छपरा में मोहम्मद हुसैन खान ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे कौन कौन, तो सबसे पहले दानापुर, सारण, तिरहुत, चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, रोहतास, सासाराम, राजगीर, बिहार शरीफ आदि, ठीक है। अब है 30 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू किया था, 30 जुलाई 1857 को, ठीक है ना। अगस्त 1857 को भागलपुर में विद्रोह भड़क उठा तथा विद्रोहियों ने गया पहुंचकर वहां कैद 400 लोगों को मुक्त करा दिया। इसके अतिरिक्त टिकरी राज पर भी हमला हुआ और वहां से 10,000 रुपये लूट लिए गए। टिकारी जो राजा था, टिकरी राज पे भी हमला हुआ और वहां 10,000 रुपये लूट लिए गए। अब 1906-1907 में बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए द मदरलैंड पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया, ठीक है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो 1906-07 में बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए द मदरलैंड पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। 30 अप्रैल 1908 को, ये तो सबको डेट लगभग जो भी हिस्ट्री पढ़ता हुआ या इंटरेस्टेड है, मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी, कौन थे, वकील थे, प्रमुख वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का उद्देश्य से बम फेंका गया, ठीक है ना। इसमें श्रीमती कैनेडी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। मारना चाहता था जज को, जिनका नाम था D.H. किंग्सफोर्ड, लेकिन उसमें वकील बैठे हुए थे प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर, ठीक है ना। उनमें उनकी श्रीमती कैनेडी का डेथ हो गया और उनकी पुत्री का भी डेथ हो गया, ठीक है ना। 1906 में सच्चिदानंद और महेंद्र नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई। इसकी भी स्टोरी है कि ये लोग जब ब्रिटेन गए थे वहाँ पे सब बोलता था आप बंगाल से आओ, बंगाल से, तो इन लोगों को लगता था कि हम लोग तो बिहार से, फिर हमको क्यों बोलता है लोग बंगाल से। तो जब वहाँ से रिटर्न हुए तब ये लोग बोले कि नहीं, हम लोग बिहार है तो हम लोग को बिहार के नाम से जाना चाहिए। तो इसलिए फिर ये लोग सब एक मतलब बोले कि नहीं, हम लोग को अलग बिहार चाहिए, हम लोग का अपना खुद का नाम हो। तो 1906 में सच्चिदानंद और महेंद्र नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग की गई। बिहार की मांग में समर्थन एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद और 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस गठित हुआ। पूछेगा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस गठित हुआ, इसका शुरुआत कौन किए थे, तो बिहार छात्र सम्मेलन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा
1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906। राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति थे फर्स्ट, तो उनको तो उनके बारे में तो जो भी है सब पता ही होना चाहिए। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पटना 1908 में संपन्न हुआ। बिहार प्रादेश ये पूछता है ये सब चीज़ कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब गठित हुआ, किस कौन उनके कारण थे गठित, कौन मतलब करवाने में, तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो पटना में 1908 में हुआ संपन्न। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, 1908 में नवाब सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का गठन आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे हसन इमाम को बनाया गया और इसके कोषाध्यक्ष थे सचिदानंद। इन्हीं सब पढ़ने में लगते क्या क्या है, कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है, भाई यही सब मिलके आज़ाद करवाया है देश को। ठीक है ना, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हम लोग को, तो होना भी चाहिए और क्वेश्चन भी बनने के लिए पता होना चाहिए, दोनों चीज़ है। तो 1908 में नवाब सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ, ऐसे याद रखिए। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी आई का गठन हुआ। बिहार का भी कांग्रेस कमेटी होना चाहिए और इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम और कोषाध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सामग्री द्वारा किया गया और नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 को, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार से बंगाल का अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से स्थापित कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को। कालांतर में उड़ीसा के क्षेत्र को पृथक कर दिया गया तथा शेष क्षेत्र को मिलाकर 1936 में एक नए बिहार का गठन हुआ। उड़ीसा 1936 में अलग हो गया और 2000 में झारखंड अलग हो गया। 1912 ईस्वी में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ पटना में। 1912 में देखिए, 1912 में पटना में हुआ। ठीक है ना, उसके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर, जबकि महामंत्री सचिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया है इसमें क्वेश्चन। इसमें ये पूछ सकता है कि उसके महामंत्री कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मजहरुल हक थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो RN मुधोलकर थे। 1912 में हुआ था और कैमा सम्मेलन था, तो 27वां सम्मेलन था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर में रत्नाकर प्रेस से मुद्रित पुस्तक माँ की पुकार 1918 में माँ की पुकार और 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी कफन को जब्त कर लिया। ठीक है ना, ये दोनों माँ की पुकार को और मुजफ्फरपुर, ये 1918 में। फिर उसके बाद 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना की सभा में बिहार की पहली होम रूल लिखी, तो क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। 16 दिसंबर ठंडा का दिन है, 16 दिसंबर है 1916 है। बांकीपुर पटना की सभा में बिहार की पहली होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन थे और मंत्री चंद्रवंशी राय थे। तो पहली होम रूल लीग की स्थापना बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को हुई। इसके अध्यक्ष थे मजहरुल हक, उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन और मंत्री थे चंद्रवंशी राय। ऐसे करके 1918 में मुजफ्फरपुर से रत्नाकर प्रेस निकला, जिसके पुस्तक थी माँ की पुकार। ठीक है ना, और 12 जुलाई 1919 को जो पुस्तक थी खूनी कफन, वो दोनों को अंग्रेज लोग जब्त कर लिए, क्योंकि ये सब बुक में ना बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा था जो लोग को आज़ादी के लिए प्रेरित करता था, इसलिए ये सब बुक को वो लोग जब्त कर लेता था। ठीक है ना, किसी भी तरह से मतलब जो आंदोलन था उसको रोकना था उन लोग को, इसलिए से ये सब कार्य करता था। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के कार्यकलापों के सिलसिले से 2 बार पटना आई थी। एक 18 अप्रैल 1918 को आई। ये पूछेगा कि पहली बार एनी बेसेंट बिहार कब आई थी, तो 18 अप्रैल 1918 को, और 25 जुलाई 1918 को पटना का दौरा किया था। नील की आसामी वार खेती के 3 तरीके, कुरतौली, खुश्की और 3 कठिया, ये पूछता है। ठीक है ना, कुरतौल 3 तरह का नील का खेती होता था, आसामी वार मतलब कि तरीका 3 था। कुरतौली में आसामी का खेत व घर दीर्घकाल के लिए बंधक रखता है, पूछ देगा कि कुरतौली में क्या होता था, तो घर को और खेत को बंधक। खुश्की में कोटी की रैयत न होने वालों के साथ पट्टा किया जाता था।
और 3 कट्टिया में आसामी अपने खेत के प्रति बीघा, बीघा में होता है 20 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में खेती कराना जरूरी था, नील का खेती, ठीक है ना। दिसंबर 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, ये तो बहुत बार पूछा है बीपीएससी में, अनंत बार, दिसंबर 1916 में लखनऊ, इस बार भी इनफैक्ट हमको जहां तक याद है 67 में ये पूछा था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल को महात्मा गांधी चंपारण आने के लिए, मतलब महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया और गांधी जी चंपारण आए और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया और चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया नील व्यवस्था के विरुद्ध था, ठीक है ना। तो वही गाना है, बिना क्या बंदूक और गोली के तूने कर दिया कमाल, तो पहला सत्याग्रह उनका सफल हुआ। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ब्रज किशोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 के कांग्रेस, सबसे पहले 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। तो उसमें राम प्रसाद शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल थे, वो गांधी जी को बोले कि आप आइए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब उन लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो आप इतने बड़े नेता हैं, आप कुछ कर पाएंगे, नेता क्या, बहुत बड़े वकील हैं, आप बात को समझ पाएंगे। तो वो आए किए और वो सफल भी रहा। फिर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इन समस्याओं को निदान के लिए एक समिति के गठन की बात की थी। ये पूछेगा, सब लोग इसमें टिक मार देगा राजकुमार शुक्ल को, जैसे देखेगा लखनऊ अधिवेशन बिहार से तो सीधे मार देगा, लेकिन नहीं, ब्रज किशोर प्रसाद थे जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए और समिति के गठन की बात कही। और तब अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे और बिहार के उपराज्यपाल, उसमें ये भी पूछता है कि जब ये महात्मा गांधी आए थे बिहार पहली बार, तो उस समय बिहार का उपराज्यपाल कौन थे, तो एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों की समस्या के जांच के लिए एक समिति का गठन का प्रस्ताव रखा जो चंपारण एग्रेरियन समिति कहलाई। महात्मा जी भी इस समिति के सदस्य, इस समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। ये भी पूछता है ये जो बना था समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो FG सलाई थे। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, उस समय उप राज्यपाल थे जिनका नाम एडवर्ड गेट था, लेकिन जो समिति चंपारण एग्रेरियन समिति बना था उसके अध्यक्ष थे FG सलाई, ठीक है। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के अन्य सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह। ये पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इनफैक्ट। जून 1919 में, जून 13 अप्रैल के बाद जून 1919 में पहुंच गया ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को स्वामी विद्यानंद, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ने दरभंगा राज के विरुद्ध संगठित किया और लगान गुमास्तों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल एवं लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की विशेषता थी। मन को उनको कहना था जो दरभंगा राज की जो थे ना, वो मतलब किसान लोग को बहुत एक्सप्लॉइटेशन था, तो उसके विरुद्ध मधुबनी जिला के किसानों के स्वामी विद्यानंद, जो विश्व भरन जिनका नाम था, वो उनके विरुद्ध एक संगठन बनाए। फिर प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर कुछ भारतीय मुसलमानों ने तुर्की की ओर से अंग्रेज विरुद्ध युद्ध में भाग लेने की योजना भी बनाई थी, ठीक है ना। इस योजना में बिहार के कुछ मुस्लिम भी शामिल थे, जिसमें वहाबी नेता मौलवी अब्दुल रहीम थे, ठीक है ना। ये पूछने का चांस तो नहीं है, फिर भी अगर ब्लैक से लिखा है तो मे बी ये इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए लिखा है, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी 1919 को पटना के हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई कि तुर्की के लिए आप मतलब उसके लिए खलीफों के लिए एक अच्छा व्यवहार किया। अप्रैल 1919 को खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए थे। जो खिलाफत आंदोलन के मेन ये थे अध्यक्ष टाइप से, वो आए थे, मौलाना शौकत अली पटना आए थे। 15-16 मई को 1919 को फुलवारी शरीफ पटना में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ जिसमें सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हो गया। 15-16 मई को 1919 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हो गया। राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद फजलुल रहमान द्वारा 5 जनवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के बाद स्थापित महाविद्यापीठ से संबंध हो गया। ब्रज किशोर प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी
के संयुक्त प्रयास से स्थापित बिहार विद्यापीठ और इससे संबंध राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 फरवरी 1921 को ये विद्यालय को महात्मा गांधी उद्घाटन किए थे। पूछेगा कि ये जो विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और उससे संबद्ध राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? ज़्यादातर लोग मारेगा राजेंद्र प्रसाद, लेकिन नहीं, 6 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी उसका ये किए थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि विद्यापीठ के कुलाधिपति थे मजहरुल हक और कुलपति थे ब्रज किशोर प्रसाद। तो ये भी पूछ सकता है कि विद्यापीठ के कुलाधिपति कौन थे? तो मजहरुल हक, और कुलपति कौन थे? तो ब्रज किशोर प्रसाद थे। और उसके प्राचार्य कौन थे राष्ट्रीय महाविद्यालय के? तो राजेंद्र प्रसाद थे। उसका उद्घाटन कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी असहयोग आंदोलन के द्वारा। असहयोग आंदोलन में यही कहा गया था कि हम लोग सरकार को किसी भी तरह का सहयोग नहीं देंगे। मजहरुल हक ने दीघा पटना के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पे सदाकत आश्रम का निर्माण किया था। ये तो बीपीएससी में पूछा हुआ है। खैरू मियाँ से जमीन लिए थे और सदाकत आश्रम का निर्माण किया था। और यह स्थान बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बना और कालांतर में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय भी बना। और ये अभी भी दीघा के पास आप जाइएगा तो रहेगा, देखिएगा, आप गुजरिएगा दीघा वाले रोड से तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय दिखेगा। मौलाना मजरूल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम की जमीन पर ही अतिरिक्त बने नए भवन में बिहार विद्यापीठ खुला है। ठीक है ना। 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार प्रकाशित किया। ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी में। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम की एकता का उपदेश देना। ये भी पूछ सकता है कि क्या उद्देश्य था। ठीक है ना। जो दी मदरलैंड अखबार बना था उसका तो उद्देश्य था कि राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। 1919 के एक्ट के प्रावधान के अनुसार सत्येंद्र सिन्हा बिहार के गवर्नर बने और इस पद पे वह पहले भारतीय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्ट के प्रावधान के अनुसार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के गवर्नर बने और इस पद पर वो पहले भारतीय थे। ठीक है ना। 1922 में देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार गया में हुआ। 1922 में पहला पटना में कब हुआ था? 1912 में। और फिर दूसरा कब? बिहार में 1922 में हुआ था, जिसके देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन बिहार के गया में हुआ। 2 ही बार हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पे बिहार में। फिर फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। स्वराज दल तो सबको पता है कि मोतीलाल नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, लेकिन बिहार में कब गठन हुआ था? तो फरवरी, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में। फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था। ठीक है ना। और ये बहुत कम बच्चा लोग से बना था क्योंकि सबको पता है कि कौन किया था, तो ये। ठीक है ना। तो 27 नवंबर 1921 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बिहार कौमी सेवक दल का गठन किया गया था। ये भी पूछ देगा बिहार कौमी सेवक दल का गठन किसने किया था? तो 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हुआ था कौमी सेवक दल का गठन। डेट के साथ याद रखने का जरूरत है। मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा हुआ था। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन कौन किया था? शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा हुआ था। मुंगेर में, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का संगठन शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। फिर आए स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किसान आंदोलन को बृहत स्तर पर लेके गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिपटा में आश्रम की स्थापना की थी। और 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा, कांग्रेस सभा नहीं, किसान सभा की स्थापना की और इसे बिहार के गाँव में फैलाने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। ठीक है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। पहले क्या था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा था, लेकिन जो 1929 का बात है, लेकिन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे प्रोफेसर एनजी रंगा। ठीक है ना। 1931 में गया में, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, 1931 में गया में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ।
पूछ देता है कि गया में किसके नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था, तो सब मारेगा सहजानंद सरस्वती ना, 1931 में यदुनंदन शर्मा द्वारा हुआ था। 1933 में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा के आंदोलन को पुनः सक्रिय किया गया और तीसरे हाजीपुर सम्मेलन में इस सभा से एक जुझारू कार्यक्रम को स्वीकार किया था 1933 में। 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। ये पूछ देगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया था, तो 1935 में, 1935 में। एक बात आप ये बात समझिए, जो मतलब बता रहे हैं आपको, इसलिए जल्दी जल्दी ज़्यादा स्टोरी नहीं बता रहे क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, लेकिन एक बात समझिए, ये मत समझिए कि जब आज़ाद हो रहे थे तुम लोग अंग्रेज से आज़ाद हो रहे थे। अंग्रेज के साथ साथ जैसे हम लोग जमींदारी प्रथा से भी आज़ाद होते, बहुत सारे त्रुटि था हम लोग के अपने ही लोगों के बीच में। बहुत सारा जो राजा लोग था वो आम जनता को किस तरह से या किसान को टॉर्चर करता, सबका एक तरह से निवारण हो रहा था स्लोली, मतलब आज़ादी के साथ साथ उन सब से भी हम लोग आज़ाद हो रहे थे। तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि बिहार प्रांतीय किसान समाज जमींदारी उन्मूलन का भी प्रस्ताव पारित कर दिया था। सिर्फ अंग्रेज से नहीं, जमींदार से भी हम लोग छुटकारा पा रहे थे। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बढ़हड़िया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बढ़हड़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। बढ़हड़िया ताल क्वेश्चन पूछा हुआ है 1936 में। ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि 1936 में बिहार जो है ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बढ़हड़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है ना, तो ये भी है। लेकिन मुंगेर का एक और क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि मुंगेर में किसान सभा के गठन किए थे शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण जी। तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको कि कुछ बढ़हड़िया ताल में क्या हुआ था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था, मतलब इस तरह से। लेकिन जो किसान सभा का गठन किए थे वो मुंगेर में ही शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण जी किए थे। मतलब ये नहीं कि मिक्स नहीं होना चाहिए, वो अलग चीज था कि बिहार किसान सभा का गठन किए थे शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण जी 22-23 में। लेकिन 1936 में कार्यानंद शर्मा जो थे मुंगेर जिले में बढ़हड़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा में जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे। तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं कि वो पढ़ लिए तो शाह मोहम्मद जुबेर लगा दिए ना, वो किसी और के लिए, ये किसी और के लिए। और यहीं पे है जो सही ध्यान से पढ़ता है उसका बन जाता है पॉइंट, और जो नहीं होता है अब गलत होगा अब तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब दरभंगा क्षेत्र और सारण के किसानों का नेतृत्व यमुना, ये भी पूछेगा, अभी तक नहीं पूछा है। दरभंगा के क्षेत्रों एवं सारण के किसानों का नेतृत्व यमुना कायर्थी ने किया था, जबकि अनवारी क्षेत्र में के किसानों के नेता राहुल संकृतायन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, अनवारी क्षेत्र वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है राहुल संकृतायन वाला, लेकिन दरभंगा क्षेत्र वाला नहीं पूछा हुआ है। ठीक है ना। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। अब पूछेगा नमक सत्याग्रह बिहार में कब शुरू हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ की तिथि निश्चित कर दी गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हो गया और राजेंद्र प्रसाद जो थे आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर दी। इंटेलिजेंट आदमी थे तो शुरू कर दिए रूपरेखा फटाफट, तेज तर्रार आदमी थे। सर्वप्रथम चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। सबसे पहले पूछेगा कि कहाँ नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, तो सबसे पहले चंपारण में और सारण में। सारण जिले में बेरजा, गोरिया कोठी और हाजीपुर में क्रमशः 6, 7 और 8 अप्रैल को हुआ। ठीक है ना। और मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल को तथा चंपारण के कई स्थानों पर 15 अप्रैल को नमक कानून भंग हुआ था, जो गांधी जी किए जाके वहाँ पे, तो वहाँ से ये शुरू हो गया। यहाँ भी जैसे वो बोले कि हाँ अब नमक बनाओ, तो सब जगह नमक तोड़ना शुरू किया रूल को। तो पटना में 16 अप्रैल, ये पूछेगा, पटना इंपॉर्टेंट है राजधानी, 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। और ये पूछा हुआ है नखसपिंड नामक स्थान पे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया और यहाँ अंबिका कांत सिंह ने सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व किया और इस आंदोलन में राम वृक्ष बेनीपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना वर्ड आ गया तो राजधानी है, और नखसपिंड में स्थान पे कानून भंग करने का हुआ था, और अंबिका कांत सिंह सत्याग्रहियों का
ये कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, और इस आंदोलन में रामवृक्ष बेनीपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के तहत मई 1930 ईस्वी में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम। और इस आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की और उसके उपलब्ध न होने पर नंगे रहने का निश्चय किया। इसी को नंगी हड़ताल बोलते हैं। तो कब हुआ था? स्वदेशी संघ की स्थापना हुई और अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। ठीक है। नंगी हड़ताल कहाँ हुआ था? तो छपरा में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने मना कर दिया। ठीक है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रादेशिक डिक्टेटर दीप नारायण सिंह थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रादेशिक डिक्टेटर कौन थे? तो दीप नारायण सिंह थे। दीप नारायण सिंह थे। ठीक है। 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ये पूछेगा। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया 1931 में। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामी हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब मारा था कौन? जयप्रकाश नारायण, लेकिन अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे, सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। इनफैक्ट मेरा भी गलत हो गया था। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1934 में अन्य सदस्य थे रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह। ये सब इस संगठन का तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी था। ठीक है। 1931 में ये याद रखिएगा, ये जो गठन किए थे, लेकिन स्थापना जो रियल में हुआ वो अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बने और जयप्रकाश नारायण उनके सचिव बने। ठीक है। 1934 में हुआ था और 1936 में किसान सभा बना था। कंफ्यूजन नहीं, 1934 में जो बना था बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था। ठीक है। अब पढ़ते हैं 24 मार्च भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी को चुनावों में कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और कुल 152 स्थानों में 107 पे कांग्रेस चुनाव लड़ा और 98 स्थान पे उसको विजय भी मिली। मतलब 107 पे लड़ा और 98 पे उसको 98 पे उसको विजय प्राप्त हुई। 24 मार्च 1937 को, अब हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिहार के तात्कालिक राज्यपाल एमजी हेलेट ने कांग्रेस विधायिका दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया। ठीक है ना। जो इलेक्शन हुआ उसमें आमंत्रण, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और 1 अप्रैल 1937 को इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य मोहम्मद यूनिस ने पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल बिहार में संगठित किया और इस प्रकार मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, यानी उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान कहा जाता था। तो उस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब मारा था टिक कृष्ण सिंह, लेकिन नहीं बने थे। और किस पार्टी के थे? तो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस पार्टी के थे? तो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। 1 अप्रैल 1937 को इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल बिहार को संगठित हुआ। इस प्रकार मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने। ठीक है। उसके बाद आता है 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला किया। ठीक है। अतः मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने त्यागपत्र दिया। कुछ ही दिन का बात है। 1 अप्रैल 1937 को बने और 7 जुलाई 1937 को उनको गठन का फैसला ले लिया कांग्रेस और यूनिस साहब को अंतरिम सरकार का त्यागपत्र देना पड़ा। और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ। श्री राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। ठीक है ना। तो ये पूछ देगा कि बिहार में प्रथम कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ और श्री राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब आता है अक्टूबर 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार की यात्रा की थी। ये भी पूछ देगा। अली जिन्ना तो भाई हमेशा चर्चा में रहते हैं। ठीक है ना। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मामले पर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मामले पर श्री कृष्ण सिंह जो बनाए थे
मंत्रिमंडल जो उनका बना था वो त्यागपत्र दे दिया। ये भी पूछ सकता है कि कब त्यागपत्र दे दिए थे, तो 15 फरवरी 1938 को। अब 26 दिसंबर 1938 को पटना में मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन हुआ। पूछेगा कि पटना में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ, तो 26 दिसंबर 1938 को हुआ। और मुस्लिम लीग का 26वां हुआ अधिवेशन। और जबकि 19 दिसंबर 1938 को अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। ठीक है। अब हम लोग 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया तथा आगे बढ़ने की कोशिश की। पटना के जिलाध्यक्ष WG आर्चर के आदेश पे पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 छात्र मारे गए। ये 7 छात्र थे उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, सतीश प्रताप झा, जगवती कुमार और देवीपद चौधरी। ठीक है, 7 का नाम ये इनका नाम रखना का ये तो याद ही होना चाहिए भाई। ऐसा भी लोग था कि गोली चल रहा था और झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ा था। ये था उनका देश प्रेम, और तब हम लोग आज़ादी का सुख भोग रहे हैं। ठीक ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सचिवालय गोलीकांड के स्थान पे स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने शहीद स्मारक का शिलान्यास किया और इसका अनौपचारिक आवरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। ठीक है, ये अच्छी बात हुई। ठीक है। 1942 में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। सब वहाँ अपने आप को, ये तो अपराधी जिला किसको घोषित किया था पूछ देगा, तो सारण को, जिसको भी छपरा बोलते हैं। 18 अगस्त एवं 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिला के पसराहा और रूहीहार में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाली शाही वायुसेना के विमान के कर्मचारियों की हत्या कर दी। ये तो कुछ ज़्यादा हो गई, गलत बात। ठीक है, गांव का याद रखिएगा, मुंगेर का पसराहा था और रूहीहार में दुर्घटना होकर गिरने वाले शाही वायुसेना के विमान के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। ठीक है ना। पटना के सीमावर्ती क्षेत्र मुंगेर व भागलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का दमन हेतु वायुयानों का प्रयोग किया गया था। अच्छा, यानी खूब जोर शोर से हो रहा था। फिर 1942 में किसान आंदोलन में सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण और रामवृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 9 नवंबर 1942 की दीपावली की रात, यह क्वेश्चन पूछा हुआ। इस बार ऐसे पूछा था मंथ कौन सा था, इस बार BPSC में पूछा था 67th में। दीपावली की रात अब दीपावली अक्टूबर में पड़ा था कि नवंबर में पड़ा था, ये देखने वाली बात हुई। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात्रि जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि ने हजारीबाग जेल की दीवार को फांद कर भागने में सफलता प्राप्त की। तो अभी तक सूरज नारायण सिंह पूछ चुका है, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल नहीं पूछा है, तो इसलिए ये भी बहुत। और हर बार एक क्वेश्चन तो जयप्रकाश नारायण से रहेगा ही रहेगा, इसलिए एकदम ध्यान दे के देख लीजिएगा। भाग के कहाँ गए, क्या किए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। 1942 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने हेतु एक केंद्र आज़ाद दस्ता को संगठित किया और नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र स्थापित किया, जबकि बिहार में प्रांतीय कार्यालय संगठित है। यानी कि पूछेगा कि आज़ाद दस्ता का जो अखिल भारतीय केंद्र था स्थापित, वो कहाँ था, सब मारेगा बिहार ना, नेपाल में प्रांतीय कार्यालय था बिहार में। ठीक है ना। मार्च अप्रैल 1943 को नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का पहला, राजविलास जंगल नाम भी जंगल का याद रखिएगा, राजविलास जंगल, पहला प्रशिक्षण शिविर गठित हुआ, जिसमें बिहार के 25 युवकों को अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक थे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, सरदार नित्यानंद सिंह थे। ठीक है ना। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए, जबकि अरवल में कुर्था थाना में झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को ज़रूर याद रखिए और श्याम बिहारी लाल को भी याद रखिए, और ये कहाँ के थे ये भी याद रखिए, अरवल के कुर्था थाने के थे। इस प्रयास में कटिहार थाने और डुमराव के पुलिस ने क्रमशः ध्रुव कुमार और कपिल मुनि को भी गोली मार दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दरभंगा के कुलानंद वैदिक और सिद्धवारा के कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा के कुलानंद वैदिक और सिंधवारा के कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था। याद रखनी चाहिए एक चीज़। ठीक है ना। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सियाराम सिंह का नेतृत्व सियाराम दल के उल्लेखनीय योगदान से हुआ। इस दल का प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया और सुल्तानगंज आदि में
था। 15 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया। 15 जून 1944 को। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आरंभ हुआ। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बूढ़े थे और उन्हीं के ये से हुआ था, और इनका जब ये छोड़ते हैं तब फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। दोनों तीसरा आदमी यहीं के थे, ठीक है ना। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ के एक राज्य में परिवर्तित हो गया और उसका शासन विधि निर्धारित हो गई, और ये खत्म हुआ बिहार का मॉडर्न बिहार का। तो ये आपका पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन अगर आपके पास समय होगा तो जो मेरा पहले विवास मनोरमा का डिटेल से पढ़ाया हुआ है उसको भी अगर आप देख लेंगे, हो सकता है आपको लगे कि मेरा मतलब टाइम ज़्यादा जा रहा है, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो मुझे ऐसा लगा इसको पढ़ाने से कि अभी भी कुछ क्वेश्चन छूट सकता है, लेकिन अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो बिहार के हिस्ट्री का क्वेश्चन तो छूटने का सवाल ही नहीं पड़ा। और बिहार का हिस्ट्री क्वेश्चन है 10 से 12 तो पहुँचा ही देता है घुमा फिरा के, कैसे ना कैसे, ठीक है ना। इसलिए उसको पढ़ लीजिएगा। और आपको और भी लगे कि नहीं ये भी पढ़ाना चाहिए, वो भी पढ़ाना चाहिए मैम, ये पढ़ा दीजिए, चाहे और भी जो भी लगता है, करंट अफेयर हो या भूगोल हो या मतलब इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर हो, कुछ भी, तो आप मैसेज कीजिए और कमेंट कीजिए, तो फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और रहेगा, थैंक यू।